नेशनल लेवल पे कोई एक पॉलिटिकल लीडर का नाम बताना है आपको, सिर्फ जो आपको किसी रीजन से पसंद है। पसंद है? हाँ। एक भी नहीं। आपके हिसाब से रियल डेवलपमेंट क्या है जो ये इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं? डेवलपमेंट किसको कहेंगे आप? जहां पर आपको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। सड़कें कितनी भी बना लो। अभी मुझे एक फोन था कि हर साल जो है एडमिशन पे पैसा लेते हैं। ये जो पेरेंट्स को लूटने का, ये महंगाई के दौर में, ये नफरत के माहौल में, लेकिन लायबिलिटी तो उतनी है ना। जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ मराठी मीडियम का। वो महाराष्ट्र है, मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं इस बात को मान करके चलता हूं और मैं कहता भी हूं कि महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी आनी चाहिए। क्योंकि आप जाइए, आप सरकारी विभागों में जाएंगे, यहाँ पर उनमें कामकाज किन भाषा में होता है? कौन सी भाषा में? मराठी में। तो आपको मराठी आनी चाहिए ना। जब आपको नहीं आएगी तो आप अपनी बात भी तो सिस्टम के सामने या जो सुनने वाले उनके सामने रख नहीं पाएंगे। कितना पावरफुल फील करते हैं आप एज अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट? आपकी आवाज की वैल्यू क्या है? आपके साथ कोई अन्याय कर सकता है? सिस्टम तो देखिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। ओके। एक झूठी खबर किसी आम आदमी की जिंदगी को कैसे खराब कर सकती है? वेलकम रफीक सर टू वावकास्ट विद जियाऊ। So guys, today we have a journalist, a brand name of Mumra, Mr. Rafiq Kamdar sir with us. So welcome Rafiq sir to Wowcast with Ziaou. So sir, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टूडियो भी आपका काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। So रफीक भाई, मुझे आप ये बताइए कि जर्नलिज्म में आपका कैसे आना हुआ? जर्नलिज्म में आना कैसे हुआ, मतलब लिखने का मैं पहले से शौक था मुझे। ओके। और लिखने से ज़्यादा पढ़ने का। ओके। रीडिंग इज़ माय, मतलब एक हॉबी, बहुत तगड़ी हॉबी जिसको आप कह सकते हैं। सिर्फ हॉबी नहीं, ओके, तगड़ी हॉबी है। अभी तो काम के झमेलों में और बहुत सारी चीज़ों में भी उतना पढ़ना हो नहीं पाता है। अच्छा। लेकिन रीडिंग जो है वो मैं बहुत, रीडिंग का बहुत मतलब शौकीन था। अच्छा। तो रीडिंग और फिर राइटिंग, तो उसके बाद जो है मैं कुछ राइटअप्स वगैरह लिखा करता था। ओके। तो ऐसे में ही फिर एक दो जगह फ्रीलांसर के तौर पर काम किया। ओके। फिर निखिल वागले जी जो है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, बहुत महाराष्ट्र के, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओके। इनका अक्षर पब्लिकेशंस था जिसमें एक उनका अपना मराठी अखबार निकलता था, आपलं महानगर। ओके। और आपलं महानगर के बाद उन्होंने शुरू किया फिर हिंदी में हमारा महानगर। ओके। तो उस हमारा महानगर में फिर एज ए रिपोर्टर जो है मैं जुड़ा। फिर उसके बाद स्टाफ में मुझे सिलेक्ट किया गया एज ए सब एडिटर। उसके बाद फिर अलग अलग जिम्मेदारियां वहाँ निभाई मैंने। और फिर वहाँ मतलब एक लंबा मेरा जर्नलिज्म का करियर एक्चुअल वहाँ से शुरू हुआ। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये आप समझ सकते हैं सन 91, 92, 92, 91, 92। ओके जी। लेकिन 92 के 93 का जो रॉयट्स है, इवन ब्लास्ट है, ओके। तो उस वक्त मैं यहाँ मुमरा से जाकर के कवरेज किया करता था उसका। अच्छा, तब से आप रहते हैं मुमरा में? जी, मैं रहता तो उसके भी पहले से हूँ। ओके। अगर मुमरा में रहने की अगर आप बात करेंगे तो मैं उस वक्त नासिक में कॉलेज में था। तो पूरा घर जो है यहाँ पर बॉम्बे से शिफ्ट होकर के मुंबई से आ गया था। तो 82, 83 में वो आ चुके थे। फिर मैं आया यहाँ पर 85 के दरमियान। ओके। और ये 1991 का फिर आगे का मतलब मामला है ये। क्या एजुकेशन हुई थी आपकी? मैंने तो फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, बिडको कॉलेज नासिक रोड का। तो 12th के बाद फर्स्ट ईयर ही था, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू वहाँ नहीं कर पाया। हालात कुछ उस वक्त ऐसे थे, तो फिर मैं छोड़ करके मुमरा चला आया था। ओके। सो ये जर्नलिज्म, जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे शहर में आज, या आप भी अगर एज ए जर्नलिज्म में हैं, तो इसके लिए जो टेक्निकल BMM की स्टडीज़ होती है वो करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं है? ऐसा देखा जाएगा तो दोनों चीज़ें हैं। देखिए, ठीक है, अगर देखिए खबर को समझना
अगर आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे, हाँ, लेकिन एक मतलब टाइप्ड हो करके या साँचे में रह करके आप हर चीज़ को देखोगे, जैसे कहते ना कि भाई हम अपने नज़र से जैसा देखेंगे वैसा दिखेगा, लेकिन वो कौन सी नज़र से हम भी देख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली मैं आपको किस नज़र से देख रहा हूँ, मैं आपको लेकर के क्या सोच रहा हूँ, आपके फेस एक्सप्रेशंस जो है उसको मैं क्या रीड कर रहा हूँ, उससे मैं क्या जज कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी समझ में आ रही है। तो ऐसे एक पत्रकार को एक खबर समझनी होती है। क्या समझा आपको मेरे पर्सनैलिटी के बारे में? नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो मैं आपकी कोई पर्सनैलिटी वाकई में रीड नहीं कर रहा था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो उदाहरण दिया है कि जैसे ये समझता है ना आदमी, तो उस तरीके से पत्रकार को जो है खबर समझनी होती है, उसकी सूंघ, खबर की सूंघ जिसे कहते हैं ना, तो वो सूंघ करके कि ये खबर क्या है और मुझे अब इसको लोगों को दिखाना है, सभी आवाम को दिखाना है, तो फिर मुझे क्या दिखाना है, तो वो खबर की समझ जो है वो सबसे अहमियत रखती है। तो उसके लिए कैसा है कि आज से ये समझ लीजिए एक 12-15 साल का दौर शुरू हुआ है जो ये BMM वाला मामला आया है। एग्जैक्टली उसके पहले तो ऐसी कोई डिग्री फाइनल नहीं, BMM तो पहले से ही था एज ए डिग्री। अगर आप मीडिया प्रोफेशनल्स की बात करें तो BMM तो पहले से है, बट क्योंकि आप YouTube पे अपना पर्सनल चैनल चला रहे हैं तो यहाँ पे BMM तो पहले से है। मुझे ये बताइए कि ये सिलेबस में, पढ़ाई के कोर्सेस में ये कब से लाया गया? कॉलेजेस में। स्कूलों में तो इसका कोई संबंध है नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। अब ये आप जब 12th पूरा कर लेते हो, बिल्कुल उसके बाद है, तो ये कब शुरू हुआ? जब हमारी कॉलेज लाइफ थी, हम लोग कॉलेज गए, 11th गए, जूनियर कॉलेज में रहे, सीनियर में गए, सीनियर में कंटिन्यू नहीं कर पाए, मेरे जैसा बंदा आ गया रिटर्न, ठीक है। लेकिन जो हमने देखा, समझा, और उसके बाद पढ़े लिखे होने की वजह से और फिर जर्नलिज्म फील्ड में होने की वजह से इसकी जो सारी चीज़ें जो हम जानते हैं, तो पहले तो कोई BMM था नहीं। अब है, मैं समझता हूँ 12-15 साल से है, 15 साल या 20 साल का अरसा हुआ होगा, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कैसा है कि एक फॉर्मेलिटी होती है, आप फील्ड करोगे नहीं, एक्सपीरियंस लोगे नहीं और खबरों को समझोगे नहीं। अब तो देखो सीधा सीधा जो है मीडिया की अगर बात कर रहे हो तो दो फाड़ तो हो ही चुके, बराबर। एक तरफ सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, एग्जैक्टली, तो दूसरी तरफ उसके मुखालिफ चलने वाला मीडिया है। अब तो ये येलो जर्नलिज्म, पेड जर्नलिज्म, तो उससे बड़ा तो अब ये सेक्टर हो गया है, राइट, कि रिलीजियस वे में रिलीजियस चीज़ों को लेकर के आपको जो है अब डिवाइड करके खबरें बताई जा रही है, बनाई जा रही है। तो ये BMM किए हुए काफ़ी सारे लोग हैं ना अब उसमें। एग्जैक्टली। तो क्या सीख कर निकले कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप जो है राई का पर्वत बना दे, तिल का ताड़ बना दे, एक छोटी सी घटना को जो है पूरे एक माशरे, एक कम्युनिटी पर थोप दे, उनको आरोप लगा करके जो है कटघरे में खड़ा कर दो, तो ये तो जर्नलिज्म नहीं है, राइट। तो ठीक है, BMM भी अभी चलता है, लोग करते हैं, ठीक है, मेरी खुद की बच्ची भी कर रही है माशाल्लाह, हाँ। और अब ये लोगों ने कंपल्शन मान लिया है फिलहाल, अभी ये पिछले 5-7 सालों से कुछ ज़्यादा इसका चलन चल रहा है कि BMM होना चाहिए। वैसे नहीं, इसके पहले कोई ऐसे कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे। ये सवाल है कि नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एथिकली जो है ना, उसके जो एथिक्स है, जो प्रिंसिपल्स है, राइट, एक रूल्स है, आप फॉलो कर रहे, खत्म, मोर देन इनफ। अच्छा शहरी कब कहलाता आदमी? जब वो शहर में अपने प्रेजेंस के दौरान जो है वो लॉ फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है, तो वो अच्छा सिटीजन है, गुड सिटीजन है। सो रफीक सर, मैं अभी आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा जहाँ पे आपको नजीब मुल्ला सर के साथ डिनर डेट पे जाना पड़ रहा है एंड आपको उनके चॉइस का ऐसा कुछ ऑर्डर करना है जो आप भी खाएं और वो भी खाएं, उनको खाना पड़ेगा, तो आप क्या खिलाना पसंद करेंगे उनको? नहीं, आप उनकी चॉइस कह रहे हैं, तो अब तो खाने का आज तक ऐसा मामला उनके साथ मेरा कभी हुआ नहीं। अच्छा। तो उनकी चॉइस तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। तो और फिर डिपेंड करता है कि किस तरह की होटल में जा रहे हैं।
है ना। तो देखेंगे किस तरीके के होटल पे जा रहे हैं इसका हाँ क्या मतलब जैसे मतलब अभी हम ढाबों पर चले जाते हैं या फिर हम किसी 3 स्टार में 5 स्टार में या कोई अच्छी मतलब खाने आप के लिए कहाँ लेके जाना चाहेंगे उनको? मैं तो वड़ा पाव की गाड़ी पे ले चला जाऊंगा यार। क्यों ऐसा? तो अपना बजट उतना है, बस क्या? हाँ उतना ही बजट है अपना, अपन उससे ज्यादा कहाँ अफोर्ड ठीक कर है। सकते हैं। मेरे पास कोई मैं स्पॉन्सर करूंगा आप दोनों के डिनर डेट का। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुंब्रा का कोई बेस्ट रेस्टोरेंट जो आपको पसंद हो। देखिए कैसा है कि मैं होटल में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, और आप नहीं खड़े रहते नूरानी के पास? मतलब खड़े रहना एक अलग चीज़ होती है और उस होटल पे खाना पीना एक अलग चीज़ होती है। अच्छा। ठीक है, नूरानी पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर मुमरा में कहीं खाना खाए तो वो नूरानी पर खाए, कोई डाउट नहीं इस बात में। लेकिन अगर मतलब आप बात करेंगे तो मैं किसी अच्छी फिश जहाँ मिलती है ऐसी जगह ले जाऊंगा कि वहाँ चलते कोकनी आदमी है, इसको अच्छी मच्छी खिलाते हैं। ओके, नाइस। ओके, बॉलीवुड की कोई लेकिन फेवरेट? स्पॉन्सर आप ही करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, मुझे भी लेके चलेंगे ना साथ में? नहीं, आप स्पॉन्सरशिप ले लिए, साथ कैसे चलेंगे फिर? 1-2 वाली बात है। ठीक है, ठीक है। बॉलीवुड देखते हैं आप? बॉलीवुड, हॉलीवुड? हाँ देखते हैं, क्यों नहीं देखते। ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आपका? दोनों में है, बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनी है, हॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट? एक्ट्रेस इतनी सारी है कि सोचना पड़ रहा है। सोचना पड़ रहा है, और कैसा है कि अब पिछले 4-5 सालों से इतना मूवीज वगैरह देख नहीं पाते ना, वक्त नहीं मिलता है कि कंटिन्यूस बैठो 1.5-2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म देखो, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमारे वक्त में मतलब मैं तुम्हारी उम्र का जब था तो डेमी मूर वगैरह जैसी एक्ट्रेस थी, डेमी मूर, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी फेमस थी। फिर सलमा हाइक है, ठीक है। तो ऐसी हीरोइंस है, अच्छी हीरोइन। आज की हीरोइंस में और पहले की हीरोइंस में क्या डिफरेंस लगता है आपको? मतलब हॉलीवुड की पूछ रहे हैं आप या बॉलीवुड की? जानवी कपूर को जानते हैं आप? नूरा फतेही। श्रीदेवी बोनी कपूर की लड़की जी, जानवी कपूर, नूरा फतेही। देखो कैसा है, अब एक्सपोजर ज़्यादा करती है, न्यू एक्ट्रेसेस जो है ना वो एक्सपोजर ज़्यादा करती है। अब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, अलग अलग तरह के जो है आपको OTT प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, है ना। तो वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं लोग, बड़ा पर्दा भी है, छोटा पर्दा भी है। तो अब क्या हो गया है कि मतलब कंटेंट के नाम पर आप अगर एक्सपोजर ही करते रहो, जैसे इमरान हाशमी टाइप फिल्में, मर्डर जैसी आई थी ना, मैंने तो देखी नहीं पूरी फिल्म, लेकिन जो थोड़े बहुत, लेकिन टुकड़े उकड़े उसके जो थोड़े बहुत देखे थे मैंने, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। तो इतना एक्सपोजर जो है पहले की हीरोइनें नहीं होती थी। एक सबसे पहले कहो तो इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति या एक तहजीब जो थी, वो तहजीब हमारी फिल्मों में झलका करती थी, वो तहजीब दिखती थी। अब नहीं है वैसा। ओके, अभी मैं आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहा हूँ, हाँ। जहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ मूवी का, हाँ। और आप मेरे लीड हीरो हैं। अच्छा। तो आपके पास मैं 2 हीरोइंस के ऑप्शंस दे रहा हूँ। हाँ। एक है कटरीना कैफ, जानते हैं आप उनको? हाँ बिल्कुल। और दूसरी है दीपिका चिकनी चमेली वाली ना जी। हाँ, दूसरी है दीपिका पादुकोण। अच्छा। तो आपको एज ए हीरो आपके पास ये चॉइस है कि आप इन दोनों में से एक को अपनी मूवी में, एक को आप घरवाली बना के रखेंगे और एक को बाहर वाली, तो आप किसको कौन सा डेजिग्नेशन देना चाहेंगे, टाइटल देना चाहेंगे? अरे यार बड़ा मतलब मुश्किल मामला है ये, क्योंकि अभी तक आप बहुत सेफ खेल रहे थे। कैसा है कि एक तो मतलब अभी आपके कंफर्ट जोन से हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बीवी बर्दाश्त कर लेगी यार, ऐसा कोई मामला नहीं है कि ठीक है। कैटरीना को जो है वो बाहर वाली बनाएंगे, और दूसरी कौन सी कही आपने? दीपिका को घर वाली बनाएंगे। क्यों, दीपिका पर्सनली पसंद है आपको? अच्छी हीरोइन है, अच्छी अदाकारा है। तो बाहर वाली कटरीना को क्यों बनाया आपने? मेरी फेवरेट थी वो तो। वो भी तो मतलब बाहर से ही आई है ना, तो बाहर ही रहे, अच्छा है ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो रफ़ीक सर, फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं, हर किसी को नेता बनना है, सोशल मीडिया स्टार बने हुए हैं लोग,
गटर नाले के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं लोगों पे। रील किंग्स एंड रील क्वींस। यस। हाँ, तो रील किंग्स एंड रील क्वींस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? लोग झांसे में ना आए, अच्छा। शोबाजी में ना आए, कंक्रीट वर्क को देखें, जमीन पर जड़ों को पकड़ता हुआ काम कितना होता है, जमीन पर जड़ों को पकड़ करके कितना काम होता है। अब कचरा उठवा देना, नाला साफ करवा देना साल में एक बार होता है, तो उसके भी आप रील बनाओगे, तस्वीरें बनाओगे और विकास के दावे करोगे, तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये कब तक हम लोग इस तरीके से झूठ के और छलावे के जाल में फंसते रहेंगे। आपके हिसाब से रियल डेवलपमेंट क्या है जो ये इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं और करते हैं? रियल डेवलपमेंट होता है भाई, देखिए रियल डेवलपमेंट का मतलब है, डेवलपमेंट किसको कहेंगे आप? जहां पर आपको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। आप अगर सोसाइटी समाज की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो उसको जब तक कहीं पर भी रोजगार नहीं मिलेगा, सड़कें कितनी भी बना लो। क्या लगता है आपको मुमरा में क्या, आपको क्या बहुत अच्छा क्या बन गया आज तक? सड़क जो बहुत बेसिक तरीके से दिखता है हमको। दूसरा कुछ दिखता है? मुमरा में सड़कों के अलावा क्या बना? एक म्युनिसिपल का दूसरा स्कूल नहीं बन पाया कौसा एरिया में, एक टूटा, दूसरा बना जिसमें 12-13 स्कूलें चलाई जा रही है एक ही बिल्डिंग में, दूसरी बनी ही नहीं बिल्डिंग। दूसरे एनजीओ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी जो चलाते हैं उनको ज़मीनें दे दे रही है कारपोरेशन, लेकिन यहाँ कारपोरेशन से जो है स्कूल बना करके नहीं लिया जा रहा है। आज एजुकेशन बुमरा में कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। राइट। स्कूल्स बहुत सारे हैं। स्कूलों को आप देख लें, उनकी फीसों को आप देख लें, उनके एडमिशन्स के, अभी मुझे एक फ़ोन था कि हर साल जो है एडमिशन पे पैसा लेते हैं, यानी बच्चा 4th से 5th में गया है तो री एडमिशन। ये जो पेरेंट्स को लूटने का, ये महंगाई के दौर में, ये नफरत के माहौल में, जहाँ हमारी आमदनी दिन ब दिन घटते जा रही है, सिकुड़ते जा रही है, कम होते जा रही है, लेकिन लाइबिलिटी तो उतनी ही है ना। जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ सकते हो। बिल्कुल। लेकिन आप कल 100 रुपए कमा रहे थे, आज आप सीधे 50 पर आ गए, तो बाकी के 50 की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करोगे आप? तो ऐसे वक्त जो है चीज़ें कौन सी काम आती है? सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल। बिल्कुल। आज हजारों लाखों रुपए का इलाज, आज हजारों लाखों रुपए की पढ़ाई, ये आपको फ्री में कहाँ मिलेगी? सरकारी स्कूलों में, बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में। अब मिला एक सरकारी अस्पताल, आए दिन वहां से शिकायतें आती रहती है, स्टाफ के बदतमीजी की, बाउंसर्स के मारपीट की, डॉक्टर्स के अनअवेलेबिलिटी की, डेट दे करके पेशेंट का ऑपरेशन न करने की, उसको सीधा डिस्चार्ज देने की। तो ऐसा अस्पताल मिला। स्कूल का तो आता पता है ही नहीं। बाकी क्या हमारे जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी टोपियां, बड़े बड़े मस्से, बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं, चला रहे स्कूल, बड़ी बड़ी स्कूलें चला रहे, इस्लामिक नाम के साथ चला रहे, बिल्कुल, दीनी पढ़ाइयों के दावों के साथ चला रहे। लेकिन भाई ठीक है, करते होंगे 10, 20, 25 बच्चों की फीस माफ, इनकार नहीं है इस बात से, करते होंगे आप। लेकिन एक कम्युनिटी के लिए आपकी जब ड्यूटी की बात आएगी तो आप क्या दे रहे? कम्युनिटी को आप क्या दे रहे? एजुकेशन फील्ड की बात करेंगे, एजुकेशन पूरा किस तरीके से जो है, अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो बात अगर बुमरा के मुद्दों की आप करेंगे तो मुद्दे जो पहले, आज से 15-16 साल पहले थे, आज भी वही है। ओके। आपसे पहले एक और चैनल पे मेरी बात हुई थी, मेरी नोटिस के बाद के कुछ दिनों बाद ही, तो उन्होंने भी डेवलपमेंट के मुमरा के ताल्लुक से सवाल किया था
पूछा था मुझसे और अपनी राय भी रखी थी कि मुझे अभी मुमरा बहुत बदला हुआ नज़र आता है। तो मैंने यही कहा कि ठीक है, बदला हुआ है। एक ही मामले में मैं आपसे जो है बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, आपके साथ जो है मैं सहमत हूँ कि सड़कें बनी है। सड़कों के अलावा इस शहर को कुछ नहीं मिला। रोजगार देने वाली क्या चीज़ें आई? कुछ नहीं है। बट क्या रोज़गार देने लायक कोई चेंजेस हमारे शहर में जो प्रतिनिधि हैं वो ला सकते हैं? भाई ला सकते हैं नहीं, वो मतलब जो था उसी को उन्होंने कायम नहीं रखा। अच्छा। उसी को खा गए। ओके। हाँ, मतलब इनके पास ये पावर है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे? अरे भाई अब देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है अलग अलग कंट्रीज की, दूसरी कंट्रीज में एक कंट्री दूसरी कंट्री में पैसा लगाती है ना। अब एप्पल मोबाइल बहुत चलता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने बीच में बोला था ना, एप्पल कंपनी को इंडिया में मत बनाओ, बनाओगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, कहाँ कौन सा लगाना है, कहाँ किसको क्या ज़मीन देनी है। ठीक है, तो आज मुमरा देख लो, दीवा देख लो, बात केवल मुमरा की नहीं, दीवा की भी है। बिल्कुल। ठीक है, अरे दीवा में तो जैसे मुमरा से लोग लोकल ट्रेन से लटक के जाते, दीवा से भी जाते। कौन सा वहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है? बिल्कुल सेम हालात है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने काफ़ी बांट के रखा है, नहीं तो दुख दर्द तो एक जैसा है। बिल्कुल। दुख दर्द तो, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मसले मसाइल तो सब एक जैसे, सिर्फ रंग अलग हो जाने की वजह से और उसमें बांट देने की वजह से जो है अब वो उन मुद्दों पर वैसी आवाज़ नहीं उठती, वैसी आवाज़ नहीं उठती। तकलीफें परेशानियां तो क्या तुम स्टेट गवर्नमेंट से ला सकते थे, इधर बहुत कुछ नहीं लाए तुम लोगों ने। कारपोरेशन से मिल सकता था, जैसे हमने शुरू में ही कहा था, जहां पर एमएम वैली का कब्रिस्तान है जो बना है अभी, न्यू कौसा न्यू सुन्नी कब्रिस्तान जो है, तो वो जमीन असल में थी स्लॉटर हाउस के रिजर्वेशन की। नेक्स्ट टू देवनार 12-12.5 एकड़ में एक बड़ा स्लॉटर हाउस बनना था। वहां पर स्लॉटर हाउस बनता, कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलता। बाहर बैठ के ही 150 लोग चारा बेचते साहब, बाहर बैठ के। जैसे बकरीद के मौके पे आप मंडियों के बाहर देखते होंगे, पत्ते बेचने वाले, भूसा बेचने वाले, तो दाल है, मकई है, इसके पैकेट्स बेचने वाले, जो चारा बेचने वाले, भूसी आदि, तो ये बैठते हैं। तो वो तो परमानेंट हो जाता ना 100-150 लोग का बाहरी रोजगार। बराबर। कि वहां पर जितने जानवर स्लॉटर हाउस में लाए जाएंगे, देवनार जैसा चलाया जाता है, तो वहां तो चारा पानी सब लगेगा ही, ट्रांसपोर्टेशन होगा, खरीदार लोग आएंगे, तो एक चेन बनेगी ना। तो रफीक सर, एक झूठी खबर किसी आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर सकती है? भाई खराब क्या, तबाह बर्बाद कर देती है झूठी खबर। अच्छा। तो इसीलिए तो खबर को जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाना पड़ता है। जब तक आप क्रॉस चेक न कर ले, मैं किसी के कहे हुए एलिगेशंस पर, ज़बानी आरोपों पर हम किसी का किरदार तो तय नहीं कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। और वो किसी ने हमको हक भी नहीं दिया है। राइट। तो बिल्कुल मतलब एकदम आपको जब खबर किसी के भी संबंध में दिखानी है, कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक पूरा ग्रुप हो, या पूरी कोई कम्युनिटी हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप जिम्मेदारी के साथ वो खबर दिखाने जब जाते हो, तो आपको उसके हर पहलू की पड़ताल कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस खबर को दिखानी चाहिए। नहीं तो एक व्यक्ति हो या एक समुदाय हो या एक ग्रुप हो, एक कम्युनिटी हो, जीना दूभर हो जाता है। अब आज देश के मुसलमानों की हालत देख करके आप समझ सकते हो कि गलत नरेशन, गलत परसेप्शन जो है, जो खड़े किए गए हैं, उसके चलते आज मुस्लिम समाज का जीना दिन ब दिन कितना मुश्किलों में पड़ता जा रहा है। बिल्कुल। सो आप कैसे पता करते हैं कि ये जो भी आपके पास कवर न्यूज़ आई है अगर कवर करने के लिए, आप कैसे पता करते हैं जो भी न्यूज़ आई है आपके पास कवर करने के लिए कि वो सच है या नहीं, और कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं इसको कवर करूंगा और नहीं करूंगा? कौन से ऐसे आधारों पे आप डिसाइड करते हैं? नहीं, कवर करने के लिए तो ऑलमोस्ट हम जाते ही हैं। ओके। उसमें कॉल करने वाले कई सारे लोग होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं, तो वो क्रॉस चेक करना पड़ता है
अच्छा, ठीक है। जैसे अब मैंने आप पर कोई एलिगेशन लगाया तो हम आपसे भी तो पूछेंगे बिल्कुल कि भाई, पूछते हैं आप। हाँ, दोनों साइड कवर करते दोनों हैं साइड कवर करते हैं। आप मोस्टली हमारे चैनल पर उठाकर देख लीजिए, अगर पॉसिबल हुआ तो हम दोनों की बातें एक के बाद एक साथ दिखाते हैं, या तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको 2 हिस्सों में बांट करके हम दिखा देते हैं कि भाई इनका ये कहना है, इनका ये कहना है। ओके, हम जज नहीं है, हम कोर्ट नहीं है, राइट। हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ठीक है। हमारा काम है कि ठीक है, अब इसमें जब कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, जहाँ पर जो है कि जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, तो वहाँ पर भी फिर एक सॉलिड स्टैंड लेना पड़ता है। सही है। दो गुटों का झगड़ा या लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप जो चलते एक दूसरे पर इल्जामात, वो एक ठीक है, लेकिन कहीं अभी जैसे पिछले शुक्रवार जुम्मा के दिन वो बाईपास का होटल है माज, उसके ओनर्स के साथ में जो कुछ भी मुमरा पुलिस स्टेशन में हुआ, कल हमने अपनी खबर में बताया। उनको चिकन कोरमा की जगह मटन कोरमा चला गया, उसको बीफ बताया गया, और फिर बीफ बता करके उनके काउंटर वाले लोगों को लाया गया। मालिक भी आए, मालिक के छोटे भाई, उनके बहनों ही जो काउंटर संभालते, उनको मारा पीटा गया कि तुमने बीफ खिलाया कैसे। फिर धमकाया गया, 50,000 लिए गए। अब हुआ क्या, इस दौर का डरा हुआ मुसलमान, उसने कोई शिकायत करने गया, लेकिन शिकायत नहीं की, पीछे ले ली उसने शिकायत। तो ऐसे वक्त में हम जैसे पत्रकार क्या करेंगे फिर? राइट। फिर कितनी आवाज उठाए? और बात यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर एक चीज़ जो है, सवाल का जवाब वैसे पूरा हो चुका है, लेकिन मैं एडिशन में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मुस्लिमों का फेवर करता हूँ या मैं मुस्लिमों की बात करता हूँ। तो दो बातें क्लियर कट है, मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल। तो मेरे दीन के बारे में अगर कुछ अनर्गल बोलोगे तो मेरी भी भावनाएं आहत होगी, मेरे भी जज्बातों को, मेरे भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ऐसी है कि भाई अब हम अपनी बात कहना छोड़ देंगे तो ये जो जुल्म सितम का दौर चल रहा है पिछले कुछ सालों में, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, सपरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ये जो चीज़ें हो रही है, कितने सारे स्टेट्स है, दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र चल रहा है अभी उसी राह पर। मतलब भाई सेकुलर कहने वाला आदमी जो है वो कहता है कि उठाओ डांडिया, भगाओ लांडिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि ऐसा कहेंगे, चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर के बोलेंगे कि ये हम फला फला की ही सरकार है। तो मतलब बाकी की आपको सुनवाई नहीं करनी है, आप एक धर्म विशेष का नाम लेंगे, एक धर्म विशेष की बात करेंगे और कहेंगे कि हम इनके विचारों की सरकार है। तो अब देखिए बहस चल रही है सेकुलरिज्म और समाजवाद, सोशलिस्ट, ये दो शब्द जो है, ये दो वर्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिए जाए। कल परसों से ही बहस शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि मतलब हम मुस्लिम्स हैं और हम बोले भी ना, हमारे साथ जो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा भी माहौल बनाया जा रहा है। अब वो मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा है, अब वो समझ में भी आ रहा है तो चुप बैठना ही पसंद कर रहा है, बोलना नहीं चाहता। मैं आपकी बात लास्ट 20 मिनट से सुन रहा हूँ और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि आपकी हिंदी के वर्ड्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और अच्छे फ्रेमिंग्स होते हैं। तो ये कैसे वक्त के साथ हुआ है? जी बिल्कुल, वक्त के साथ ही हुआ है। ऐसी अलग प्रैक्टिस करते हैं आप जिससे कि आपके देखिए डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो? कैसा है, कोई मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं खबरें जो बताता हूँ आप मुझे एंकरिंग करते हुए देखते होंगे या फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए देखते होंगे, तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेता। ओके। ऑन फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं होता है, वो ऑन फील्ड की रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है। exactly. तो वहां से तो आप दिखाई नहीं सकते कोई स्क्रिप्ट लिख करके। लेकिन स्टूडियो में, ऑफिस से हम जो काम करते हैं तो कोई स्क्रिप्ट राइटिंग हमारी होती नहीं है। okay. अब हिंदी अच्छी होने की वजह, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं हूं मराठी मीडियम का
ओके। हाँ, मेरी पढ़ाई जो हुई अच्छी होगी आपकी। जी, मेरी पढ़ाई जो हुई है वो मराठी मीडियम से हुई है, लेकिन जर्नलिज्म में मैं हिंदी फील्ड में गया, ठीक है। और हिंदी जर्नलिज्म में आने के बाद जो है उससे पहले थोड़ा और उसके बाद कुछ ज़्यादा मैंने हिंदी को फोकस किया और मेरी हिंदी की रीडिंग मैंने बढ़ाई। ओके। हिंदी की रीडिंग मैंने बढ़ाई, हिंदी भाषी लोगों से भी मैंने भाषा समझ कर ली। देखिए, एक बात क्लियर कट है, अब हिंदी को लेकर के बवाल चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट ने तीसरी भाषा जो है, तीसरी लैंग्वेज हिंदी पढ़नी ही होगी, ऐसा जीआर निकाला था। फिर मन से शिवसेना और सभी पार्टियों ने अपोज किया और कल सीएम ने वो जीआर रद्द किया है, कैंसिल किया उसको कि अब हिंदी हम 3 भाषाओं में सख्ती की भाषा नहीं रखेंगे, कंपल्शन वाली लैंग्वेज नहीं रखेंगे। लेकिन आज हम तमिलनाडु चले जाएंगे, आज हम आंध्र चले जाएंगे, आज हम मेघालय चले जाएंगे, आज हम नागालैंड चले जाएंगे, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप चले जाएंगे तो आप कौन सी भाषा में बात करोगे? हिंदी। राइट। तो महाराष्ट्र है, मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं इस बात को मान करके चलता हूं और मैं कहता भी हूं कि महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी आनी चाहिए। मराठी में आपको, क्योंकि आप जाइए, आप सरकारी विभागों में जाएंगे, कारपोरेशन है, कलेक्टर है, अदर जितनी भी फैकल्टीज है एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पर उनमें कामकाज किन चीज़ों में किन भाषा में होता है? कौन सी भाषा में? मराठी में। तो आपको मराठी आनी चाहिए ना। जब आपको नहीं आएगी तो आप अपनी बात भी तो सिस्टम के सामने या जो सुनने वाले उनके सामने रख नहीं पाएंगे। राइट। ठीक है, तो उतनी हिंदी भी जरूरी भी है। दोनों बहनें हैं एक दूसरे की, लेकिन अब ये कैसा है कि एक प्रांतवाद या भाषावाद का इसको मुद्दा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकनी रहती है सभी को, लाने वालों को भी, अपोज करने वालों को भी, सबको भी। तो ये राजनीतिक मुद्दा है ये। लेकिन ऐसा है कि हिंदी मैंने पढ़ा, काफ़ी रीडिंग किया, तो मेरी हिंदी अच्छी होती चली गई, सुधरती चली गई। कमांड इन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, भाषा पे प्रभुत्व प्राप्त करना या उसे हासिल करना, उस कंट्रोल को, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब आप जो है अपने आप को जो है कंसंट्रेट करके कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई विचार आपके इलेक्शन लड़ने के? नहीं, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। क्यों एलिजिबल नहीं है? एक कानून है कारपोरेशन के इलेक्शंस को लेकर के, पूरे स्टेट के लिए है वो। कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद, काउंसिल और ग्राम पंचायत तक का ये कानून लागू है कि सन 2002 के बाद जिस किसी को भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, अच्छा, वो लड़ नहीं सकता। अच्छा, तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी तो बेटियां ही 6 हैं। माशाल्लाह। हाँ, 3 बेटे हैं। सही है। तो सिर्फ ये एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है? और नहीं, रीज़न मतलब वो मैंने तो बता दिया कि मैं टेक्निकली एलिजिबल ही नहीं, तो मैं सोचूं क्यों? जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों? क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल, ठीक है। अगर और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, अभी पिछले एमएलए इलेक्शन में कई लोग पीछे पड़े थे, बोल रहे थे, कर रहे थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एमएलए क्या चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट न तब था, न आज है, न कल रहेगा। ओके। आप पे या पत्रकारों पे इन जनरल एलिगेशन लगता है कि जीपी बिल्डर्सों को धमकाया जाता है और उनसे उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा वसूली किया जाता है। तो इस पे कितनी सच्चाई है और इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि जीपी बिल्डर खुद कॉल करके पत्रकार को बुलाता है और पैसा देता है। अच्छा, सच्चाई ये है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इलीगल काम कर रहा है, खबर बनेगी, कुछ बनेगा तो कार्रवाई आ सकती है, टूट सकता है, तो उससे पहले इनको बुला करके बात करके दे दो। कितना पावरफुल फील करते हैं आप एज अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट? आपकी आवाज़ की वैल्यू क्या है? आपके साथ कोई अन्याय कर सकता है? नहीं, सिस्टम तो देखिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। ओके। अगर सिस्टम से लड़ने वाली बात आप कर रहे हैं तो फिर सिस्टम आपके साथ में कुछ भी कर सकते। जो लोगों ने आपके लिए प्रोटेस्ट किया था कि आप पे नहीं लगना चाहिए ये, तो इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, बेशक फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा होता है, क्यों नहीं होता है?
अगर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग निकल करके किसी बात की, किसी फैसले की जो है मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो सिस्टम पर असर तो पड़ता ही है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। अभी फिर मराठी हिंदी वाली बात करूंगा। अभी इन लोगों ने 5 जुलाई के मोर्चे की बात की थी, तो कल सीएम ने फौरन घोषणा कर दी कि रद्द। तो मराठी के एजेंडे के तहत जो इतना बड़ा मोर्चा होता था महाराष्ट्र के इतिहास में, तो उसी को देखते हुए रद्द किया गया ना, वो असर पड़ा ना। बिल्कुल। तो इसका भी असर पड़ा है, पॉजिटिव असर पड़ा है। लेकिन कैसा है कि भाई पुलिस जो है उसको कितना शो करेगी और कितना नहीं करेगी, ये पुलिस पर डिपेंड है। ओके, सो रफ़ीक सर, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। सो मैं आपसे आपका स्किन केयर रूटीन जानना चाहूँगा। स्किन एंड हेयर के लिए क्या आप पोल्यूशन में, धूप में भटकते हैं, तो कोई ख़ास चीज़ जो आप अपने सेल्फ केयर पे, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, कैमरा फेस करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कुछ ऐसा करते रहें? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। इतना सॉलिड जवाब नहीं वाला क्यों? क्या लगता है आपको कभी गलत नहीं, है? मतलब चेहरे पर पहला जब मूंछ का बाल उगा है, पहले जब दाढ़ी का बाल आया है, तो दाढ़ी बढ़ाना या फिर खत करना या रखना, मैंने मतलब लोशन जो लगता है उसके अलावा कभी कोई यूज़ नहीं किया। मैं क्रीम भी नहीं जल्दी यूज़ करता हूँ, पाउडर तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। सनस्क्रीन के बारे में पता है? नहीं, सुनते रहता हूँ लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। कभी फेशियल करवाया है आपने? शायद एक आध बार किया हूँ। अच्छा, तो पर्सनली आपको सेल्फ केयर, खुद की केयर करने में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है? पसंद क्या है कि अपने आप को साफ सुथरा रखो। उसके अलावा? और मुझे मतलब एक बालों के लिए मेरा एक शुरू से मतलब एक रूटीन रहा है बचपन से कि मुझे कोकोनट ऑयल लगता है। ओके। हाँ, बगैर तेल डाले मैं जो है ना। माइक संभालना ज़्यादा मुश्किल है या बाल सेट रखना ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए? मेरे लिए दोनों मुश्किल नहीं है। दोनों मुश्किल नहीं है? नहीं है। नहीं, बट दोनों आसान है मेरे लिए। एक ज़्यादा मुश्किल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ। रफ़ीक सर बहुत टैलेंटेड है और बहुत डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। ऐसा आपको लगता है?